वृंदा अपने परिवार के साथ राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती थी। वृंदा अभी 15 साल की थी और उसे पढ़ाई करना बहुत पसंद था। ऐसे ही एक दिन वृंदा अपना रिजल्ट लेकर घर आती है और अपनी ये खुशी अपनी माँ और बाकी के घर वालों के साथ बांटती है। माँ, देखो, हर बार की तरह इस बार भी मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। आपको पता है मेरे टीचर्स ने कितनी तारीफ की है मेरी। बहुत अच्छी बात है वृंदा बेटा कि तू पढ़ने में इतनी अच्छी है, पर अब तो बड़ी हो रही है। पढ़ाई से ध्यान हटाकर घर के कामों पर ध्यान लगा बेटा। पर क्यों माँ? अभी मैं और पढ़ना चाहती हूँ और मेरी पढ़ाई तो पूरी नहीं हुई है। फिर आप ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? आप जानती है ना मुझे पढ़ाई करना कितना पसंद है। वृंदा, हर बात पर सवाल पूछना सही नहीं होता, समझी? वृंदा अपनी खुशियाँ अपने माँ और घर वालों के साथ बांटना चाहती थी, पर उसके घर में कोई भी उसकी इस खुशी से खुश नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और एक दिन वृंदा जब स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तब उसकी भाभी ममता उससे कहती है, अरे वृंदा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी थोड़ी मदद करवा दे रसोई में। जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं भी आराम कर लूँगी। भाभी, मुझे स्कूल जाना है, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। क्या हर समय पढ़ाई पढ़ाई लगा रखा है? क्या करोगी इतना पढ़ लिख कर? अरे एक दिन तो तुम्हें भी चूल्हा चौका ही करना है ना। और वैसे भी तुम्हारी जितनी उम्र में पहले शादियां हो जाती थी। मैं भी जब इस घर में आई थी तो मैं भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, पर मैंने पूरा घर संभाल लिया ना। और एक तुम्हें देखो, घर का एक काम नहीं करती। छोटी सी बात पर ममता वृंदा को भला बुरा कहने लगती है, लेकिन तभी वहाँ ममता के ससुर नीरज आ जाते हैं और अपनी बहू की इस हरकत पर वो उस पर बहुत नाराज़ होते हैं। बहू, इस घर की तुम बहू हो और मेरी बेटी अभी सिर्फ 15 साल की है। तब तक इस घर में कुछ काम नहीं करेगी जब तक वो नहीं चाहती। और रही शादी की बात, तो उसकी शादी भी तभी होगी जब वो चाहेगी। अगर मेरी बेटी पढ़ना चाहती है तो वो पढ़ेगी। बाबूजी, पढ़ना तो मैं भी चाहती थी, पर आपने मुझे पढ़ने नहीं दिया। जब मैंने पढ़ाई की बात की थी तो आपने यही कहा था। और वैसे भी बेटी और बहू में इतना फ़र्क क्यों? मैं तो कहती हूँ कि वृंदा की अब उम्र हो गई है, इसके हाथ पीले करवा दो। बस बहुत हो गया, अब मैं एक लफ्ज़ और नहीं सुनूंगा। अरे क्या हुआ? क्यों बहू पर इतना भड़क रहे हो? ऐसा भी क्या गलत कह दिया मेरी बहू ने? सही तो कह रही है। वो ऐसे भी हमारे सर पर बोझ बनकर बैठी है। जितनी जल्दी से निपटा दिया जाए उतना अच्छा होगा। पर माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ और मेरी टीचर कहती है कि बाल विवाह कानूनी अपराध है। अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। मेरी बच्ची, तू बच्ची नहीं भोली है। तेरी उम्र में तो हमने घर संभालना सीख लिया था और तू तो घर के काम भी नहीं जानती। इसलिए अब तुझे स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी भाभी के साथ रहकर घर के काम काज सीख। और आप औरतों के बीच में टांग ना ही दे तो अच्छा होगा। नीरज अपनी बेटी को समझता था। वो चाहता था कि उसकी बेटी तब तक पढ़ाई करे जब तक वो चाहती है, पर उसके घर वाले वृंदा को बिल्कुल भी नहीं समझते थे। यहाँ तक कि वृंदा का बड़ा भाई, जो खुद एक टीचर था, वो भी अपने घर वालों की इस रूढ़िवादी सोच से अग्री करता है। अमन, अब तुम्हारी बहन ना मुझे बोझ लगती है। मुझे तो अब एक फूटी आंख नहीं पाती। 15 साल की हो गई है, पर घर का कोई काम करना नहीं चाहती। आज मैंने उसे घर का काम करने के लिए क्या कहा, बाबूजी मुझे ही भला बुरा सुनाने लगे। पिताजी की बातों को छोड़ो, माँ ने क्या कहा ये बताओ। माँ क्या कहेंगी? मैं कोई गलत थोड़ी ना हूँ। बेटी आखिर एक बोझ ही तो होती है। और चलो बोझ नहीं भी है तो क्या? अरे एक ना एक दिन तो बेटे को ब्याह ना ही है। उम्र हो चली है उसकी। अब क्या बूढ़ी हो जाएगी तब शादी करेंगे? माँ ने तो मेरा ही साथ दिया। जब माँ तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम पिताजी की क्यों सुनती हो? वैसे भी उनके घर में चलती कहाँ है। हाँ, तो फिर अपनी बहन के लिए कोई लड़का क्यों नहीं देख रहे? माँ भी तो चाहती है कि इस साल के अंदर अंदर वृंदा की शादी हो जाए। वैसे भी शादी ब्याह सही उम्र पर हो जाए तो ही अच्छा लगता है। और अगर कल को ज़्यादा पढ़ा लिखा देंगे तो दहेज भी तो ज़्यादा देना पड़ेगा। और तुम्हारी बहन ना पढ़ने में बहुत अच्छी है। अगर बड़ी हो गई तो ज़्यादा दिमाग और ज़ुबान चलाएगी। अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ, थोड़ा समय दो, मैं देखता हूँ अपनी बहन के लिए कोई लड़का। इस बोझ को इस साल ही निपटाना होगा। अमन एक टीचर होने के बाद भी इस तरह की बातें कर रहा था। हालांकि ये बात अमन को शोभा नहीं देती थी, पर अमन भी अपनी बीवी की बातों में रहता है
और अपनी बहन को एक तरह से बोझ ही समझता है। समय यूं ही बीतता है और अमन अपनी बहन के लिए आरव नाम का एक लड़का देखता है। आरव भी ज़्यादा बड़ा नहीं था और अच्छे घर से था, इसलिए सब इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और उन दोनों की जोड़ी घर में सभी को पसंद आती है। मेरी बेटी और आरव की जोड़ी राम सीता जैसी लग रही है। इस जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। देखिए, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। अगर इस साल के अंदर ही शादी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी घर में बहू आ जाए तो माँ बाप को भी बहुत आसानी होती है ना हर चीज़ में। रिश्ता पक्का होते ही बिना कोई देरी करे शोभा अपनी बेटी की चट मंगनी पट ब्याह करने की सोचती है और इसीलिए वो लोग शादी का दिन भी बहुत जल्दी रख देते हैं। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द वृंदा की शादी का दिन भी करीब आने लगता है। वृंदा शादी से कुछ दिन पहले अपनी माँ से कहती है, माँ मैं बहुत छोटी हूँ, अभी मुझे शादी नहीं करनी। हमारी टीचर कहती है बाल विवाह अच्छा नहीं है, और वैसे भी अभी तक मेरी किसी भी सहेली की शादी नहीं हुई और मैं पढ़ने में कितनी अच्छी हूँ। मेरे कुछ सपने हैं माँ, मुझे पूरा करने दो ना। वृंदा बेटा, माँ बाप बच्चों के दुश्मन नहीं होते, हम तेरा भला ही चाहते हैं। मैंने तुझे फूलों की तरह पाला है, भला मैं तेरा बुरा क्यों चाहूँगी। तेरी शादी सही उम्र पर हो रही है और जिस घर की तू बहू बनने वाली है ना, वो शहर का सबसे अमीर घर है। तू उस घर में राज करेगी, राज। और पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है, लड़कियों को आखिर में अपना घर परिवार ही तो संभालना होता है। वृंदा शादी के लिए बार बार मना करती है पर उसके घर में कोई उसकी नहीं सुनता और नीरज की भी घर में नहीं चलती। बहुत जल्द वृंदा की शादी हो जाती है। सभी बहुत खुश हैं। आखिरकार उनके सर से एक बोझ जो कम हो रहा था। शादी होने के बाद वृंदा की विदाई होती है। सभी घर वाले विदाई में रो रहे थे और वृंदा को गले लगा रहे थे, पर वृंदा किसी से नहीं मिलती सिवाय अपने पिता के। पापा, मेरे जाने के बाद अब अपना ख्याल रखना, क्योंकि अब मैं इस घर पे कभी नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं तो अपने घर वालों के लिए एक बोझ थी जो आज उन्होंने अपने सर से हटा दिया। ये बोझ आप लोगों के घर से जा रही है, अब आप सब आराम से रहना। इतना बोलकर रोती हुई वृंदा चुपचाप अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। पर जाते जाते छोटी सी बच्ची अपने घर वालों को एक बहुत बड़ी बात भूल जाती है। हाथ की 5 उंगली तो सेम होती नहीं, तो 2 बहनें एक जैसे कैसे हो सकती हैं? लेकिन क्या हो कि एक बहन के कर्म दूसरे को भोगने पड़े। जा सीमा, अपनी बुआ के लिए फ्रिज से जरा मिठाई ले आ। नहीं नहीं भाभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बाहर का खाना खाकर मोटी हो रही हूँ मैं। अरे कैसे जरूरत नहीं है, तुम इतने दिनों बाद मिलने आई हो। और वैसे भी फिक्र मत करो, मैंने वो मिठाई अपने हाथों से बनाई है, घर पर ही बनाई है। बुआ नमस्ते, ये लीजिए मिठाई। अरे भाभी, ये दोनों तो कितनी बड़ी हो गई हैं, शादी के लायक। आप बोलो तो इनके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढूं? बुआ, आप जब भी यहाँ आती है आपकी सुई केवल शादी पे ही अटकी रहती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी। सीमा, और मिठाइयाँ नहीं लाई? माँ, वो बाकी की खत्म हो गई है। अरे किसने करी खत्म? तू तो कभी अपने मुंह से अपना नाम लेगी नहीं, लेकिन मुझे पता है कि ये रीमा की हरकत होगी। न जाने कब सुधरेगी ये लड़की। भाभी अब रहने दो ना, बच्ची है। आप तो जानती ही हो, रीमा थोड़ा चंचल है, शरारती है। इसी बात का तो मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है कि कहीं इसकी शरारतें सीमा पे भारी ना पड़ जाए। माँ, आप ऐसे ही परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ भाभी, सीमा सही कह रही है, और वैसे भी समय के साथ सब बदल जाता है। अगले दिन सीमा और रीमा दोनों ही बगीचे में घूमने जाते हैं। फूलों के खिलने के बाद बगीचे कितने सुंदर लगते हैं ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो देखो कितना सुंदर लग रहा है, चलो उसे तोड़ते हैं। नहीं नहीं, ये तुम क्या कर रही हो? अगर तुम उसे तोड़ोगी तो फूल मुरझा जाएगा, और वैसे भी ये हमारा बगीचा नहीं है, सुमन काकी का है। उसको पता लग गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, तुम यहाँ से हट जाओ, क्योंकि तुम डरपोक हो, मैं खुद ही तोड़ लूंगी। अरे नहीं रीमा, माँ डांटेगी। पर रीमा सुनती नहीं और बगीचे से फूल तोड़कर घर ले आती है। शाम को सुमन काकी और पड़ोस की औरतें घर आती है। विमला बहन, बाहर निकलो।
अरे क्या हुआ सुमन बहन, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? तुम्हारी बेटियों को मैंने अपने बगीचे में आने की इजाजत दे दी, इन्होंने तो मेरे बगीचे से फूल तोड़ना शुरू कर दिए। ये क्या बोल रही हो तुम? सीमा और रीमा दोनों घर से बाहर आती हैं। अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो पूछो अपनी बेटियों से। गई थी ना सुबह वो मेरे बगीचे में घूमने। हाँ, मैंने भी इन्हें बगीचे में घूमते हुए देखा जब सुबह मैं दूध लेने जा रही थी। क्या तुम दोनों बगीचे गई थी? हाँ माँ, हम बगीचे गए थे, लेकिन सुन लिया ना बहन, ये बगीचे गई थी, इनके अलावा और किसने फूल तोड़ा होगा? माफ करना सुमन बहन, बच्ची है, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम कह रही हो इसीलिए मैं इसे माफ कर देती हूँ। आगे से मेरी इजाजत के बिना बगीचे मत जाना, ठीक है सीमा? जी ठीक है काकी। सुमन काकी और बाकी के लोग वहां से चले जाते हैं। अब तुम दोनों बताओ सच सच, किसने बगीचे से फूल तोड़े? माँ ये सच है कि हम दोनों बगीचे में गए थे, पर फूल मैंने नहीं तोड़ा, फूल रीमा ने तोड़ा था। माँ, मैंने फूल जानबूझकर नहीं तोड़ा, वो टूट गया। जो भी हुआ, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, आगे से तुम दोनों बगीचे नहीं जाओगी, ठीक है? ठीक है माँ। कुछ दिनों बाद रीमा, सीमा जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के वाले पहुंचते ही होंगे। माँ सारा काम हो गया है, और तो कुछ नहीं करना ना? अरे पर तू अभी तक तैयार नहीं हुई, जा तैयार हो जा, लड़के वाले तुझे ही तो देखने आ रहे हैं। ये सब छोड़ और जल्दी से तैयार होकर आ। माँ मैं तो तैयार हो गई। तो जा अपनी बहन को सुंदर सा तैयार कर, ताकि लड़का उसे देखता ही रह जाए। थोड़ी देर बाद लड़के वाले घर पहुंचते हैं और रीमा और सीमा भी वहां आते हैं। यह है मेरी बेटी सीमा, जिसके लिए हमने रिश्ते की बात की थी, और यह है मेरी दूसरी बेटी रीमा। आपकी दोनों बेटियां बहुत सुंदर हैं। जुड़वा है क्या? हाँ जी, जुड़वा ही है दोनों। तभी दोनों में काफी अंतर नहीं है। मुझे लगता है एक बार लड़का और लड़की को अकेले में बात करके देख लेना चाहिए। सीमा और लड़का दोनों अकेले में बात करते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं। दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। बधाई हो, अब हम जल्द ही रिश्तेदार बनने वाले हैं। अब चलते हैं, सगाई की तारीख पक्की होते ही बता देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लड़के वाले चले जाते हैं। मैं नहीं बता सकती सीमा कि मैं कितनी खुश हूँ। इतना अच्छा रिश्ता मुश्किल से मिलता है। तेरे लिए मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना। सीमा, तुझे सच्ची में पसंद है ना लड़का? तो खुश तो है ना इस रिश्ते से? सीमा मुस्कुराती है। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। क्यों रीमा, क्या हुआ? माँ, उस लड़की की शादी सीमा से नहीं, मुझसे करवाओ ना। अरे ये क्या बोल रही है तू? तेरा दिमाग तो ठिकाने है? क्यों माँ, मेरी उम्र भी तो शादी लायक है और मुझे भी वो लड़का पसंद है। अच्छा घर, पैसा, नौकरी सब है उसके पास। अरे वो रिश्ता तेरी बड़ी बहन सीमा के लिए आया था। अब जब रिश्ता पक्का होने जा रहा है, तभी भी तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। माँ मैं कुछ नहीं जानती, मुझे लड़का पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। लड़का और तेरी बहन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। चुप रह। माँ अगर उसकी शादी होगी तो मुझसे, मैं कुछ नहीं जानती। आप उन्हें कैसे भी करके मनाओ। और सीमा का क्या है, उसके लिए तो और भी अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं कही? अब हम उनसे क्या बोलेंगे? तू शादी के लिए मना कर देना, लड़का मुझे खुद हाँ बोल देगा। तू पागल तो नहीं हो गई? माँ अगर आपने ऐसा नहीं कराना तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अगले दिन माँ लड़के वालों से बात करती है, पर लड़के वाले नहीं मानते और रिश्ता तोड़ देते हैं। और इसका पता आस पड़ोस में लगता है तो लोग बातें करने लगते हैं। ये सब इस लड़की के पागलपन की वजह से हुआ। देख लिया, हो गया तेरा रिश्ता, पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करेगी। बचपना समझकर तेरी हर गलती को माफ किया, और तूने उसके बदले में मेरे साथ क्या किया? अब लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी और वो रिश्ता ही तोड़ देंगे। अरे तुझे तो कुछ नहीं पता होता। अब तुझे खुशी मिल गई होगी ना अपनी ही बहन की जिंदगी बर्बाद करके। अगर तेरी गलतियों पे तुझे मारा होता ना तो आज मेरे साथ ये ना होता। मुझे माफ कर दे सीमा।
तेरी माफी मांगने से ये लोग सीमा के बारे में बातें करना छोड़ देंगे क्या? इतना अच्छा रिश्ता तेरी वजह से हाथ से निकल गया और बदनामी अलग से। अब न जाने कब आएगा उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता। ऐसे ही रीमा को अपनी की हुई गलती का एहसास होता है और वो उसके लिए बहुत शर्मिंदा होती है। सीखो कुछ अपनी बहन वेदिका से। कितनी तरक्की पाई है इसने, देखो अपने ऑनलाइन कपड़ों के बिजनेस से पूरे बरेली में नाम रोशन कर दिया हमारा। और तुम तो मनहूस ही हो। मुझे तो किसी से बात ही नहीं करनी, क्योंकि आप लोगों की सिर्फ एक ही लड़की है। मैं तो आपकी संतान हुई नहीं ना। कालिंदी गुस्से से अपने कमरे में जाती है। कालिंदी, कालिंदी, अरे क्या माँ बाबूजी, आपने खामखा उसे निराश कर दिया हर बार की तरह। नहीं वेदिका बेटा, हमने कुछ गलत नहीं किया है। वो लड़की है ही ऐसी। तुम वायु हो तो वो अग्नि समान है, सूरज से तो दोनों बराबर हो। सीरज से भी हो जाते तो कितना अच्छा होता। तुम ही सोचो ना वेदिका। ये कहानी है दो जुड़वा बहनें कालिंदी और वेदिका की। वेदिका एक होनहार फैशन डिज़ाइनर होती है और अपने डिज़ाइन किए हुए कपड़ों का ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिजनेस चलाती है और तरक्की करती है। वेदिका रूप रंग और गुणों से बहुत अच्छी होती है, वहीं कालिंदी उसका पूरा उल्टा रूप होती है। वो हमेशा अपनी बहन वेदिका से जलती रहती है। पता नहीं कौन से हीरे मोती जड़े हैं उस पर। मेरा जीना दुश्वार कर रखा है इसने। उसकी वजह से ना सब मुझे ताने कसते रहते हैं। बस सबको मुझ में भी वेदिका जैसे गुण चाहिए। लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा रहा है और ऐसे में मैं पुराने मेज की तरह एक कोने में पड़ी हुई नहीं रह सकती। अब रोना धोना छोड़ कालिंदी और बदला ले। वेदिका के लिए राघव नाम के लड़के का रिश्ता आता है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद वेदिका का जीवन खुशियों से भर जाता है। उसके ससुराल में सास अनामिका और ससुर किशोरी लाल जी होते हैं। वहीं मायके में अब थोड़े दिनों में तेरे लिए भी लड़का ढूंढूंगी और तेरा भी ब्याह करा दूंगी। फिर रहना अपने पति संग एक आजाद पंछी की तरह। तुझे यहाँ तो कैद लगती है ना। अरे नीलिमा, ये देखो वेदिका ने फोटो भेजी है। दामाद जी और वो हिमाचल घूमने गए हैं हनीमून मनाने। कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों, किसी की नजर ना लगे। इन दोनों के बीच का प्यार ऐसे ही बढ़ता रहे, कभी ना घटे, भगवान करे। तभी कालिंदी अपने खुराफाती दिमाग को चलाकर मन ही मन सोचती है। पापा, आपके मंसूबों पर पानी फेरेगी आपकी अपनी बेटी कालिंदी। राघव जीजू और वेदिका के बीच अब मैं घुसूंगी और राघव को जीजू से पति बनाऊंगी। वेदिका के जीवन की सबसे बड़ी खुशी मैं उससे छीन लूंगी। राघव और वेदिका का रिश्ता अच्छे से चल रहा था। वेदिका, ये देखो मैं तुम्हारे लिए गजरा लेकर आया हूँ। सुगंध तो बहुत कमाल की है। जल्दी से इसे अपने बालों में लगा लो। अरे थैंक यू राघव, तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे कौन सी छोटी चीज़ पसंद होती है। प्यार ने अभी अभी ही उन दोनों के दिलों में दस्तक देनी शुरू की थी, लेकिन उसके पहले ही कालिंदी राघव को अपनी ओर खींचने के पैतरे आजमाना शुरू कर देती है। वेदिका अपने काम और गृहस्थी में व्यस्त रहती, जिसके कारण राघव को वो इतना वक्त नहीं दे पाती। एक दिन कालिंदी राघव के ऑफिस के रास्ते पर जानबूझकर खड़ी रहती है। जब राघव अपनी बाइक पर सवार होकर वहां से गुजर रहा होता है। अरे कालिंदी, तुम यहाँ बीच सड़क पर। वो एक्चुअली ना पिछले 20 मिनट से ऑटो का वेट कर रही हूँ, लेकिन कोई ऑटो मिल ही नहीं रहा मुझे। मेरी न्यू जॉब लगी है, वहाँ जाना है और तो और मुझे भूख भी लगी है। एक काम करो, तुम बाइक पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें पहले कैफे ले जाता हूँ, कुछ खिलाता हूँ और साथ ही साथ तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ ड्रॉप भी कर देता हूँ। बस। नहीं, रहने दीजिए ना। अरे मैं तुम्हारा जीजा नहीं, दोस्त भी हूँ। चलो चिल, आ जाओ। कालिंदी मुस्कुराती है और राघव के साथ बाइक पर बैठकर जाती है। वो दोनों कैफे में जाकर नाश्ता करते हैं और काफ़ी सारी बातें भी करते हैं और फिर राघव उसे जॉब की जगह पर ड्रॉप भी कर देता है। ऐसे ही रोजाना कालिंदी राघव की बाइक पर बैठकर जॉब पर जाती और फिर वो दोनों घूमने भी जाया करते, कभी शॉपिंग मॉल तो कभी थिएटर में तो कभी होटल में। कालिंदी ने राघव को अपने जाल में पूरी तरह फंसा लिया था और राघव रात को घर जाने के बाद वेदिका के साथ बात भी नहीं करता और कालिंदी से ही फोन पर चैटिंग करता रहता। कालिंदी, तुम ना मुझे जीजू मत बुलाया करो।
हम दोनों का रिश्ता अब और भी गहरा हो चुका है। शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या? सच्ची? हाँ कालिंदी, काश मैं समय में फिर से पीछे जा पाता और तुमसे शादी कर लेता। वो तो तुम अभी भी कर सकते हो। क्या हुआ अगर तुम मेरी बहन की पति हो तो? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दो प्यार करने वालों के लिए क्या दुनिया, क्या समाज। चलो ना अभी के अभी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं राघव। अरे लेकिन वेदिका। वेदिका बस अपने फैशन डिज़ाइनिंग के काम से प्यार करती है और पैसों से। वो तुमसे प्यार नहीं करती। कालिंदी जबरदस्ती राघव को मंदिर ले जाती है और उससे शादी कर लेती है और फिर राघव उसे अपने घर ले जाता है। दरवाज़ा खोलते ही अपनी जुड़वा बहन और पति दोनों के गले में वरमाला और कालिंदी की मांग में सिंदूर देखकर वेदिका भौंचक्का रह जाती है। ये सब क्या है? मैंने और कालिंदी ने शादी कर ली है। अब ये भी इस घर में रहेगी। तुम्हें जाना है तो जा सकती हो। वैसे भी तुम्हें सिर्फ अपने फैशन डिज़ाइनिंग से ही प्यार है। अब तुमने मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन राघव बेटा, लेकिन ये सब क्या है? अरे ओ कल मुही, शर्म नहीं आई तुझे अपनी ही बहन के गृहस्थी में आग लगाते हुए? यह सब तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। अब सब कालिंदी को कुछ मत बोलिए, वो अब मेरी धर्मपत्नी है। चलो कालिंदी, हमारे कमरे में चलते हैं। हाँ राघव। कालिंदी मुस्कुराकर राघव के साथ कमरे में जाती है। वेदिका फूट फूट कर रोती है। ये क्या हो गया माँ जी, पापा जी? मेरी जुड़वा बहन ही मेरी सौतन बन गई। अब मैं क्या करूं? मेरा तो संसार उजड़ गया। वेदिका ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है। नीलिमा और राजेंद्र कालिंदी को खूब सुनाते हैं। अरे बेशरम, तेरी बहन है वो, अपनी ही बहन की खुशियां खा गई। आज से तू हमारी बेटी नहीं, हमारी सिर्फ एक ही औलाद है और वो है वेदिका। अरे जाओ जाओ, वैसे भी आप दोनों ने कभी मुझे अपनी बेटी जैसे प्यार किया ही नहीं। कालिंदी और राघव दोनों एक साथ रहने लगते हैं। कालिंदी अपनी बहन वेदिका की तरह साड़ियाँ पहनने लगी, श्रृंगार करने लगी। बालों का स्टाइल, परफ्यूम की महक, पायल, चूड़ियाँ, झुमके, एक एक चीज़ पूरे वेदिका जैसे। वो दोनों होटल में जाकर खाना खाते हैं। राघव, मैंने अब तो वेदिका की जगह ले ली है। तुम्हें मेरे वेदिका जैसे सजने संवरने पर कोई ऐतराज़ तो नहीं है ना? अरे नहीं कालिंदी, उल्टा मैंने तो तुम में वेदिका को ही देखा है। जिस वेदिका को मैंने पसंद किया था वो शादी के बाद बदल गई, और फिर तुम्हारी शक्ल में, तुम्हारे रूप में मैंने उसी वेदिका को फिर से पा लिया। तो इसे मेरी शक्ल में और रूप में भी वेदिका ही नजर आती है। मतलब ये कालिंदी को नहीं, कालिंदी में वेदिका को देखकर प्यार करता है। कैसा पागल प्रेमी है। खैर मुझे क्या, ये मुझे प्यार नहीं करता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा मकसद तो सिर्फ अपनी जुड़वा बहन की सौतन बनना था। वो मकसद तो पूरा हो गया। लेकिन धीरे धीरे राघव को कालिंदी के नखरों से परेशानी होने लगती है। जैसे कालिंदी खाना बनाने में आलस करती, सुबह लेट तक सोती रहती और राघव को टिफिन भी नहीं देती। राघव के कपड़ों को धोती नहीं और उसे हर एक चीज में दिक्कत आती। एक दिन रात में देर तक राघव का पता नहीं मिलता। अनामिका और किशोरी लाल जी परेशान हो जाते हैं, लेकिन कालिंदी वो तो पॉपकॉर्न गटकते हुए आराम से टीवी देखती है। रात के 12 बजने वाले हैं, लेकिन अब तक राघव का पता नहीं है। न जाने कहाँ होगा मेरा बेटा। इसे देखो, माथे पर एक शिकन तक नहीं है, आराम से टीवी देख रही है। ना राघव का फोन लग रहा है ना कुछ। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। तभी अचानक टेलीफोन की घंटी बजती है और पता लगता है कि राघव का एक्सीडेंट हो चुका है। राघव को सर पर चोट लगने से वो मानसिक विकलांगता का शिकार हो जाता है और उसका दिमाग बच्चों की तरह हो जाता है। वो बच्चों की तरह बर्ताव करने लगता है। कालिंदी को अब राघव का ख्याल रखने में बहुत गुस्सा आता है। कालिंदी दीदी, मुझे ना चॉकलेट केक खाने का बहुत मन होता है, और मुझे ना बास्केटबॉल भी चाहिए। फिर तुम मेरे साथ खेलना, ओके कालिंदी दीदी?
ओ गॉड, ये बेवकूफ़ इडियट आदमी। नो 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 नो, मैंने इसकी सेवा करने के लिए और दीदी और मम्मी बनने के लिए तो शादी नहीं की। एक वक्त पे अपनी बहन की सौतन बनने से मैं पीछे हट जाऊं, लेकिन इसकी आया तो मैं कतई ना बनूं। मैं जा रही हूँ ये शहर छोड़कर, इन सब से दूर। कालिंदी अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर शहर छोड़कर चली जाती है और उसके जाते ही आखिर हमारा प्लान कामयाब हो ही गया। हाँ राघव, फाइनली अब तुम फिर से मेरे हो गए। आई एम सॉरी वेदिका, लेकिन मैंने तुमसे जुदा होकर भी तुमसे ही प्यार किया। कालिंदी में भी मैंने तुम्हें ही ढूंढा। मेरी धर्मपत्नी, मेरी अर्धांगिनी सिर्फ तुम ही तुम हो। अगर तुम मुझे सही समय पर कालिंदी की कही गई बातें नहीं बताती कि उसने तुमसे बदला लेने के लिए मुझसे शादी की है, तो शायद अब तक मैं तुमसे अलग रहता। और इस तरह मैंने तुमसे बदला लेने के लिए अपने जीजा जी को सजना जी बना लिया। इस तरह सारी गलतफहमियां मिट जाती हैं। राघव वेदिका की मांग में सिंदूर भरता है और उस दिन से पूरा परिवार फिर से खुशी खुशी रहने लगता है।